तो क्या कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटने के बाद भी एक कह सकते हैं क्रिएटिव जीत हो सकती है? आज हम ग्रीनलैंड 2 की दुनिया में झांकेंगे और देखेंगे कि कैसे एक फाइनेंशियल फेलियर भी हमें फिल्म मेकिंग के बारे में बहुत कुछ सिखा सकती है। ये फिल्म दुनिया के खत्म होने के बाद की कहानी है, लेकिन मजेदार बात यह है कि हम ये देखेंगे कि इसके मेकर्स ने असली दुनिया की लोकेशंस को इस्तेमाल करके एक तबाह हो चुकी लेकिन फिर भी बिलीवेबल दुनिया को पर्दे पर कैसे जिंदा किया। तो हमारा सफर कुछ इस तरह का रहेगा। हम पहले फिल्म की फाइनेंशियल दिक्कतों को समझेंगे, फिर कहानी के सफर को देखेंगे, कैसे एक टूटा हुआ यूरोप बनाया गया, आइसलैंड को एक बंजर जमीन की तरह कैसे इस्तेमाल किया गया, और आखिर में उम्मीद के एक क्रिएटर की बात करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम ये देखें कि वो दुनिया बनी कैसे, एक नज़र डालते हैं कि उसे आर्थिक तौर पर कैसा रिस्पॉन्स मिला। ये नंबर देखिए, -$202.9 मिलियन। मतलब ये फिल्म अपने ब्रेक इवन पॉइंट से, यानी कि जहां वो अपने खर्चे पूरे कर पाती, उससे $200 मिलियन से भी ज्यादा पीछे रह गई। सीधी सी बात है, स्टूडियो के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा फाइनेंशियल झटका था। और ये चार्ट तो कहानी को और भी साफ कर देता है। एक तरफ है बजट $90 मिलियन और दूसरी तरफ है दुनिया भर की कमाई जो $45 मिलियन से भी कम है। मतलब बजट कमाई से दोगुने से भी ज्यादा था। आप सोचिए ये किसी भी प्रोडक्शन हाउस के लिए कितना बड़ा नुकसान होगा। पर असली कहानी पैसों की है ही नहीं। असली कहानी है कि ये फिल्म बनाई कैसे गई। इन निराशाजनक नंबर्स के पीछे सिनेमैटिक वर्ल्ड बिल्डिंग का एक कमाल का केस स्टडी छिपा है। और अब असली कहानी यहीं से शुरू होती है। तो चलिए अब फिल्म की कहानी में चलते हैं। बैकग्राउंड ये है कि एक कॉमेट के टकराने के 5 साल हो चुके हैं और गैरेटी फैमिली को एक नए घर की तलाश में अपना ग्रीनलैंड बंकर छोड़ना पड़ता है। और उनका सफर वो एक टूटे फूटे यूरोप से गुजरता है। देखिए, ग्रीनलैंड से निकलकर लिवरपूल पहुंचना, पूरे यूके को पार करना और फिर इंग्लैंड की बंजर जमीन से होते हुए फ्रांस के क्रैटर तक पहुंचना, ये जो उनका खतरनाक सफर है ना, यही हमारे एनालिसिस का रोड मैप भी है। और इस सफर के बीच में डायरेक्टर का फोकस इंसानी पहलू पर था। वो ये सवाल पूछते हैं कि सोचिए एक टीनेजर जिसने दुनिया के खत्म होने के अलावा कुछ देखा ही नहीं, उसकी जिंदगी कैसी होगी। यही इमोशनल कोर है कहानी का। तो सवाल ये है कि इस इमोशनल कहानी के लिए वो तबाह हुई दुनिया बनाई कैसे गई। खैर, प्रोडक्शन टीम ने इस टूटे फूटे यूरोप को दिखाने के लिए अपना कैनवास चुना, यूनाइटेड किंगडम को। फिल्म की मेन शूटिंग अप्रैल से जुलाई 2024 के बीच हुई और ये कुछ खास लोकेशंस हैं जहां काम हुआ, जैसे शिनफील्ड स्टूडियोज, ऑल्टन, लॉन्ग वैली। अब देखिए, टीम ने स्टूडियो सेट्स और असली दुनिया दोनों का इस्तेमाल किया और ये फैसला बहुत जरूरी था। और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि स्टूडियो सेट्स ने उन्हें बंकर के अंदर के सीन्स के लिए पूरा कंट्रोल दिया, लेकिन जब सर्वाइवल की बात आई, जब बाहर की कठोर दुनिया दिखानी थी, तो उसके लिए वो इंग्लैंड के असली देहाती इलाकों और शहरी खंडरों में गए। इससे फिल्म को एक जबरदस्त रियलिटी मिली। लेकिन तबाही को एक बड़े विशाल पैमाने पर दिखाने के लिए यूके काफी नहीं था। इसके लिए प्रोडक्शन टीम पहुंची आइसलैंड। अब आइसलैंड की बात ही अलग है। वहां के ऊबड़ खाबड़ वीरान लैंडस्केप्स वो एकदम एक विशाल, अलग थलग और कठोर दुनिया को दिखाते हैं। ये नज़ारे इतने अलग हैं कि लगभग किसी दूसरे ग्रह के लगते हैं। और यही बैकग्राउंड उस परिवार की अकेली खतरनाक यात्रा को दिखाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। तो इतनी तबाही के बाद परिवार की मंजिल क्या है? वो है फ्रांस में एक बहुत बड़ा कॉमेट क्रेटर। और अफवाह ये है कि ये एक सेफ जगह है जहां नया जीवन पनप रहा है। अब ये सुनने में तो बिल्कुल साइंस फिक्शन लगता है ना, कि एक कॉमेट का असर नया जीवन कैसे बना सकता है। लेकिन मजे की बात यह है कि फिल्म की ये जो उम्मीद है, ये असल में एक असली साइंटिफिक थ्योरी पर बेस्ड है। इस थ्योरी को कहते हैं इम्पैक्ट क्रेटर हैबिटेशन। इसका मतलब है कि जब कोई बहुत बड़ा खगोलीय पिंड टकराता है तो वो तबाही तो मचाता है, लेकिन वो अपने क्रेटर में एक खास तरह का माइक्रो क्लाइमेट भी बना सकता है। गर्मी, पानी, नए मिनरल्स, ये सब मिलकर नए जीवन को पनपने का मौका दे सकते हैं। बल्कि कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि जिस उल्कापिंड ने डायनासोर को खत्म किया, शायद उसी ने नए जीवन के लिए माहौल भी बनाया हो। हाँ, ये बात सही है कि फिल्म ड्रामेटिक असर के लिए साइंस को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देती है, लेकिन जो उसका उम्मीद भरा अंत है, जो फिर से जीवन के शुरू होने का मैसेज है, वो एक असल संभावना पर आधारित है। और यही बात इस फिल्म को सिर्फ एक कहानी से कहीं ज्यादा बना देती है।
तो आखिर में ये सवाल बचता है कि जब किसी फिल्म की दुनिया बनाने की कला उसकी कमाई की कहानी से ज्यादा मजेदार और दमदार हो, तो ये फिल्ममेकिंग के बारे में क्या कहता है? शायद यही कि कभी-कभी एक फिल्म की असली कीमत बॉक्स ऑफिस के नंबरों से नहीं, बल्कि उसकी क्रिएटिविटी और प्रोडक्शन की कहानी में छिपी होती है। और ग्रीनलैंड 2 इसका एक बेहतरीन उदाहरण है।